नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। सत्ता के महासंग्राम में आज बात चुनाव के 6वें चरण की। 10 जिलों की 57 सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने आखिरी दौर की तरफ बढ़ता जा रहा है। 7 मार्च को होने वाले अंतिम 7वें चरण के चुनाव से पहले आज यानी 3 मार्च को 6ठा चरण सरपट दौड़ा और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने के लिए दौड़े मतदाता, जिन्होंने 676 उम्मीदवारों की उम्मीद ईवीएम में कैद कर दी। इन प्रत्याशियों में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत राज्य सरकार के 5 मंत्री भी शामिल हैं। हालांकि मतदान के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। सभी दलों के प्रत्याशी जीत की ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके इस दावे में आत्मविश्वास से ज्यादा डर नजर आ रहा है। सबसे पहले सुनिए मतदान को लेकर क्या कहना है नेताओं का। ये 5 चरणों का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से काफी आगे वर्तमान में चल रही है और आज 6ठे चरण का जो चुनाव है, इसमें जोरदार छक्के लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी 300 के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगी। भारतीय जनता पार्टी दावे नहीं कर रही। देखिए, दावे वो लोग करते हैं जिन्होंने झूठ की राजनीति की। हम लोगों को भरोसा है, हम लोगों को यकीन है, जब आप सत्य काम करते हैं, जब आप परीक्षा में आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आपका रिजल्ट अच्छा आता है। 5 साल में हमने अच्छा काम किया, ईमानदारी से किया। हमारे प्रधानमंत्री व हमारे मुख्यमंत्री पे कोई दाग नहीं है, पूज्य महाराज जी पे एक दाग नहीं है। 70 साल में जो काम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, वो 5 साल में हुआ। तो हम लोग अपने काम के विश्वास पे, सुरक्षा व्यवस्था पे, हम लोगों की छवि पर हम लोग को जनता बहुमत की सरकार दे रही है। हम लोग 300 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। आज ऐतिहासिक वोटिंग पूरे पूर्वांचल में हो रही है। किसानों को धोखा दिया, व्यापारी को धोखा दिया, गरीब को धोखा दिया और पत्रकार के साथ अन्याय अत्याचार किया, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर पैदा किया, महंगाई बड़े पैमाने पर पैदा किया। तो इससे प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। अब इनकी जरूरत प्रदेश की जनता नहीं महसूस कर रही। 300 पार, क्योंकि इस बार जनता पिछले बार तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर वोट डाला था, उसके कुशासन पर था। इस बार पिछली सरकारों के कुशासन को याद करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन्होंने जो गरीबों को अनाज पहुंचाया, पहले यही अनाज गलत नीतियों के चलते सपा बसपा कांग्रेस के गोदामों में सड़ रहा था, गांव का जनता भूखों मर रहा था। अब वो अनाज अगर उनके पहुंचा दिया तो जिसका भगवान बन के अगर मोदी जी ने किया, तो मोदी जी योगी ने आज के दिन में सब कुछ किया। ये 5 चरणों का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में। तो 6ठे चरण में कौन मार सकता है बाजी और किसके दावों में है दम, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हम्माम वाहिद, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कंचन द्विवेदी बीजेपी नेता हैं और संजीव सक्सेना सपा नेता है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन 10 जिलों की 57 सीटों पर आज वोटिंग लगभग हो चुकी है, 6 बजे तक होगी और मतदाताओं ने मतपेटियों में उम्मीदवारों के भाग्य को कैद कर दिया है। सबको उम्मीद है, सब जीतने वाले हैं, लेकिन ये तय है कि जीतेगा हर सीट पर एक ही व्यक्ति। वो कौन हो सकता है जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, और ये मतदाताओं ने तय कर दिया है। लेकिन दावे सारे नेता अपने अपने कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं लगभग 300 तक, लेकिन उन्हीं की पार्टी के शीर्ष नेता अमित शाह कह रहे हैं 300 पार, और रवि किशन कह रहे हैं हम दावा क्यों करें, पढ़ाई बहुत अच्छी की है, काम बहुत अच्छे किए 5 साल, तो पास होना ही है, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो चलिए इसी चर्चा शुरू करते हैं। हम्माम वाहिद से, कांग्रेस से हैं, दावे सब कर रहे हैं। योगी जी तो कह रहे हैं 300 तक पहुंच रहे हैं हम। कांग्रेस का कोई ऐसा दावा नहीं है, बस कहती है सरकार बना रहे हैं, लेकिन मुकाबला बीजेपी और सपा में दिख रहा है। निश्चित तौर से मैं कहना चाहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है।
दरअसल 2017 में जो लुभावी वादे इन्होंने किया था युवाओं को कि 70 लाख रोजगार देंगे, उत्तर प्रदेश में रामराज लाने की कल्पना की थी, और आज पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है किस तरीके से बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ और सरकार दोषियों के साथ खड़ी रही। ये रामराज है। रामराज की कल्पना करने वाले लगातार उत्तर प्रदेश को लगातार उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके से घटनाएं घट रही है उससे सत्ता संरक्षण प्राप्त रही है, और ना तो ये सरकार ने रोजगार दिया, ना किसानों को सम्मान दिया। किसी एक विषय पे इस सरकार खरी नहीं उतरी। और इस बार 2022 का ये जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, व्यापारी, हर तबका परेशान हताश है और इस सरकार को बेदखल करके ही दम लेगा। मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी अहंकार में ना रहे। भारतीय प्रवक्ता महोदय से लेके सांसद, विधायक तक सब लोग का ये अहंकार बोल रहा है। अगर आज इनकी बहुमत होती, अगर जनता इनके साथ होती, किसान साथ होता, नौजवान साथ होता, तो गांव से इनका खदेड़ा नहीं होता। जो सरकार 2000 तो भाई जी वादा करके 57 सीटों में कितनी मिल रही कांग्रेस को? जी 57 सीटों में कितनी कांग्रेस को मिल रही हैं, ये भी बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ती है और लगातार संघर्ष किया है। 5 साल हमने जब युवाओं अभी संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं डबल से आप, जब किसानों को कुचलने का काम एक आध दावे तो कर ही दीजिए। 57 में से 1 सीट मिल जाए, शायद आपको 2 मिल जाए, कुछ तो कहिए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और आप देखिएगा एक जबरदस्त ये जो 57 सीट पे चुनाव हो रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें निकलेगी और उत्तर प्रदेश में अरे 46 में से कितनी छीनने वाले हो? 2-4 छीनोगे। काम किया है। इस बार की जनता इनके नफरत वाले एजेंडे पे मोहर नहीं लगाएगी। कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञा की है 20 लाख रोजगार देने का, और हम युवाओं को इनकी सरकार की नाकामियों की वजह से 12 लाख सरकारी कंचन जी, तमाम मुद्दे आ गए, यूक्रेन भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, माफिया भी आ गया, और अब आपकी पार्टी में अलग अलग दावे के हो रहे हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं 300 के पार जाएंगे, योगी जी कह रहे हैं 300 तक तो पहुंच जाएंगे, लक्ष्य से बहुमत से ज्यादा हमको मिल जाएगा, और रवि किशन कह रहे हैं हम क्यों कहें कि कितना लक्ष्य क्यों बताएं, हमने पढ़ाई अच्छी की, काम अच्छा किया तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मतलब कहीं ना कहीं तो असमंजस है। ब्रजेश जी, पहले तो सभी को नमस्कार, बाकी हमारे वाहिद जी को भी बहुत बहुत नमस्कार, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता उनको भी नमस्कार। बाकी मुझे लगता है अहंकार तब होता है जब लोग ये कहते हैं 2 से 3 सीटें पाने के बाद भी जब ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो जीतूंगा वाली जब डायलॉग आते हैं या फिर दूसरों पर आरोप या प्रत्यारोप होते हैं, तब ये अहंकार होता है। लेकिन जो लोग सत्ता में इतने बहुमत के साथ हो और इसके बाद भी हमने जिसने काम किया हो, जिसे बीजेपी कहते हैं, तो फिर ये बात बिल्कुल भी अभिमान के तौर पर नहीं जाती है कि आप ये बोलें कि ये अभिमान वाली बात हो गई। बाकी हमारे नेता कह क्या रहे हैं ये सुनिए तो आप, वो ये कह रहे हैं कि हमने काम किया है, इसलिए हमें ये बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हमें भरोसा है खुद पर, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं। ठीक है कंचन जी, तमाम भरोसा है आपको कि सरकार आपकी बन रही है, भरोसा है आपको, फिर डरा क्यों रही हैं? ममता बनर्जी को डरा रही हैं। आप कह रहे हैं गर्मी यही निकालेंगे, पेट्रोलिंग हमने शुरू कर दी है, बीएसपी और एसपी के किसी भी गुर्गे को बाहर नहीं जाने देंगे, तो फिर डराने की क्या जरूरत है? ना, इसको डराना बहुत जरूरी है सरकार के लिए। सरकार अगर डराएगी नहीं, उनको डराना जनता को नहीं है, डराना अच्छे लोगों को नहीं है, डराना है हमें माफियों को डराना है, हमें आतंकियों को तो डराना ममता जी है। अच्छी हैं कि नहीं है? लोग वो भी कह रही है मुझे डरा रही हैं लोग, बेटे जैसे पिता जैसे लोग हैं उनको डराना है, नाहिद हसन जैसे लोग हैं उनको डरा के रखना है, नहीं तो जनता का फिर क्या होगा? अगर सरकार डराने जैसी नहीं होगी, बोली बाली होगी, सब सहती रहेगी, तो जनता को फिर जुल्म सहना पड़ेगा। इसलिए सरकार को बुलडोजर उठाना ही पड़ेगा। और मैं भी ये बात कहती हूँ कि बिल्कुल बुलडोजर रहने चाहिए और आतंकी जेल में रहने चाहिए, जो अभी थे और भी जो अभी उभर के आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, वो लोग भी 10 तारीख को, बस थोड़े दिन की बात है रेंगने वाली, बाकी वो भी 10 को जाएंगे। तो ये तो मैं भी कह रही हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है भाई? अत्याचारी है उसे तो ममता जी को नहीं डरा रही आपकी सरकार? ममता जी कह रही मैं डरपोक नहीं हूँ, लड़ाकू हूँ, डरने वाली नहीं हूँ, डरपोक तो ये लोग हैं। क्या ममता जी कह रही हैं मैं डरपोक नहीं हूँ, लड़ाकू हूँ, डरपोक तो ये लोग हैं जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भगाने की कोशिश कर रहे हैं।
जिसको अगर कोई दिक्कत नहीं होती वो डरता नहीं है, जिसने गुनाह नहीं किया होता वो डरता नहीं है, जिसने पाप नहीं किया होता वो डरता नहीं है, क्योंकि उसके पास दम होता है, विश्वास होता है कि नहीं हम तो गलत ही नहीं है। वो लोग सुनते तो ही उन्होंने नहीं तो है दम जिन्होंने दिखा कोई दिया दिक्कत पश्चिम नहीं दी बंगाल होती है। में। क्या चीज? उन्होंने तो पश्चिम बंगाल में अपना दम दिखा दिया। हमारे आंकड़े आप देखेंगे ना, पश्चिम बंगाल में जहां पर हमारी कोई भूमि नहीं थी, पृष्ठभूमि नहीं थी, हम वहां पर कितनी प्रकार की इस बार बढ़त लेकर के आए हैं। ये सोचने वाले और देखने और समझने वाले नतीजे हैं जो हम लेकर के आए हैं। बाकी आगे वाली देखिएगा, प्रभु इच्छा राम इच्छा, है आगे ऐसा हम तो वहां डर पर भी नहीं है होंगे, क्योंकि कि जो लाखों उम्मीदवार हैं, जो लाखों मतदाता हैं वहां पे पश्चिम बंगाल के, कहीं ममता बनर्जी सपा में न डलवा जाएं वोट, इसलिए रोक रहे थे उनको। ममता जी को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आए, अखिलेश जी के साथ प्रचार करके गई हैं, और भी आ जाए, एक आध बार प्रचार कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यूपी की जो जनता है ना तो डरती है, ना तलवारबाजी से डरती है, ना फिर किसी भी, बस वो केवल योगी जी पर भरोसा करती है, मोदी जी पर भरोसा करती है। और मुझे लगता है कि वो ईश्वर की कृपा से करती रहेगी, क्योंकि हमने उनके लिए काम किया है, हमने उनके लिए विकास किया है, हमने उनके लिए जो अत्याचारी लोग हैं उनको जेल भेजा है, हमने उन्हें रहने के लिए, उनके सोने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके ठीक है। बाहर पैखाने तक का इंतजाम किया है। तो इन सब चीजों को हमने, दवाइयां तक उन्हें दी हैं। जो हमारे यहाँ आपातकालीन व्यवस्था थी, जो हमें प्रकृति से मिली हुई एक दुर्घटना घटना थी, उससे भी सरकार ने भरपूर बचाने का प्रयास किया। ये जनता को दिख रहा है ब्रजेश जी। तो ठीक ये है। जो बहकाने वाले मैं लोग हैं, आऊंगा जो आऊंगा वैक्सीन के कंचन जी खिलाफ आपके पास। भड़काते थे, बोलते थे, तो ये सब ठीक है। फेल हो चुके हैं संजीव किसी जी, भी नारों में। तो अभी तक जो भाजपा चल तो रहा है उन वो भी लोगों फेल को हो डरा जाएगा। रही है जो गुर्गे हैं, जो अपराधी हैं, माफिया हैं, और कह भी रही है, आजमगढ़ का किस्सा सुना रही है कि आजमगढ़ को पहले जो युवक बाहर जाते थे तो होटल में तक कमरा नहीं मिलता था। ऐसा उत्तर प्रदेश आपने बना दिया था। तो अब भी कह रहे हैं कि गुर्गे नेपाल नहीं भाग सकते, विदेश नहीं भाग सकते, हमने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। विजय जी, इनका काम तो झूठ बोलना है और ये झूठ बोलते रहेंगे। कोरोना के बारे में ये कह रहे हैं 700 लोग मर गए, किसानों कोरोना, इन्हें कोरोना में 700 लोग नहीं, भगवान की कृपा से बहुत लोग मर गए थे, ये मैं बता दे रही हूँ आपको। वायदा करा था वो भूल गए, इन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी, भूल गए। अरे असली बात तो ये है कि संजीव जी, का सुपड़ा साफ हो चुका। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। तो 46 में कितनी ले रहे हैं आप वापस? अरे हमारी तो 300 से ऊपर आ ही चुकी है सर। अब जितनी तो पूरी दुनिया ही हो चुकी है, आप जान नहीं रहे हैं। तो इतनी सीटें कहां से बढ़ गई? 300 वो भी ले जा रहा है, 300 आप भी ले जा रहे, तो 600 हो गई। फिर कांग्रेस ऊपर हो गई ज्यादा। पहले भी 300 के पार था, आज भी 300 के पार है। ब्रजेश जी, जिसकी है ना वो बिल्कुल भी अभिमान नहीं करता, वो यही कहता है कि हमने काम किया है। तो हमें फिर ये बताने की जरूरत नहीं कि सीटें कितनी आएंगी। जिनकी कुछ नहीं होता है और जिनकी कोई सीटें नहीं होते, 2-3 सीट पे समझने वाले लोग होते हैं, वही ये सब कहते हैं। लेकिन कंचन जी, आपके यहाँ तो तमाम तरह के दावे हो रहे हैं, पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं कि आपके लिए बड़ी मुश्किल है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि किसान नाराज हैं। हाँ, जैसे उनके लिए ये तब मुश्किल होगी जब बउआ और बबुआ मिले थे, तब मुश्किल होगी जब बहुत सारे लोग मिले हुए थे। प्रवीण तोगड़िया तो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व वो हैं अध्यक्ष, वही कह रहे हैं। तो आपकी विचारधारा से जुड़े रहे हैं। जी, कौन कह रहे हैं? प्रवीण तोगड़िया। तो उनको कहने दीजिए ना, वो उनके कहने का है। 10 तारीख बहुत दूर नहीं है ना ब्रजेश जी। जो कुछ जिनको कहना है वो अभी 10 तारीख तक ही कहना है, तो थोड़ा दिन कह लेने दीजिए। बाकी तो सब जिनका जो होना है वो तो फिर, जैसे अखिलेश जी कोरोना में चले गए थे ना अंदर, वैसे सब अंदर जाने वाले हैं। वो तो यूक्रेन भी चले गए। उनका कहना है कि जब सरकार सो रही थी तब क्यों नहीं लाई जा, बाकी के देश वाले अपने यहाँ के छात्रों को, लोगों को ले जा चुके, तब तक आपकी सरकार सोती रही। अब 2500 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के छात्र फंसे हुए हैं वहाँ पे। चाहिए और मोदी जी इन चीजों पर पूर्ण विश्वास करके सभी को, बहुत सारे लोग 8000 से ज्यादा छात्र वहाँ से आ चुके हैं। बाकी जो बचे हैं उनके लिए दिन रात मोदी जी अपनी पूरी टीम के साथ, मंत्रियों के साथ में लगे हुए हैं। ये शायद विपक्ष को दिखता नहीं, क्योंकि ये लोग कभी काम नहीं करते ना, ये लोग कभी सोचते नहीं है। इसलिए इनको लगता है कि जो सरकार, मौजूदा सरकार है, वो भी नहीं सोचती। हमारे जैसे ही हलाल लोग होंगे, तो इनको जरा बताइए कि काम हो रहा है, योजनाएं चल रही है, काम हो रहा है, लोग आ भी चुके हैं और जो बचे हैं वो भी आ रहे हैं। बिल्कुल वहां पर नजरें गड़ाए हुए हैं मोदी जी। तो ये बिल्कुल टेंशन ना ले, क्योंकि ये उनकी सरकार नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं कुछ बोलना चाहूंगा ब्रजेश जी। जी, आपसे नेटवर्क कट गया था। संजीव जी बोलिए, कहना चाह रहे हैं।
मैं बोल रहा हूँ सर, ये मोदी जी के बखान कर रही है। मोदी जी कहते हैं पंजाब में इनकी जान को खतरा है और प्रदेश में इनको सरकार से खतरा है और देश में हिंदुओं को खतरा है। इनकी डायलॉग अच्छा है। तो पॉलिसी समझ में नहीं आती क्या है। पॉलिसी हमारी ये है कि हमें विकास करना है, हमें जनता का ख्याल रखना है, हमें आप जैसे आतंकियों के पिताजियों से बचाना है देश को, हमें यहाँ भारत में भारत की संस्कृति को रखना है। हम यहाँ भारतीय हैं और किसी भी प्रकार से आतंकी सभ्यता आपकी जैसी लागू नहीं हो पाएगी। ना यहाँ जिन्ना आएंगे, ना किसी जमीन वाले अब्बा जान आएंगे। ये आप जान लीजिए। हमारे साथ रजा रिजवी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। कंचन जी, मैं आऊंगा आपके पास। राजा जी, तमाम मुद्दे आ गए, कुछ लगता है आपको कुछ छू नहीं पाए हो, ऐसे कुछ मुद्दे बचे हो छठवें चरण तक? यूक्रेन भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, परिवारवाद भी आ गया, माफिया भी आ गया, सारे मुद्दे आ गए। गालिब, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, आप हंस लीजिए, खुश हो लीजिए 2-3 दिन के लिए। कंचन जी, मैं आऊंगा आपके पास। चल जाएगा दिल किसका बहल रहा है। संजीव जी, प्लीज एक दूसरे से सीधे संवाद ना करें, प्लीज। कंचन जी, संजीव जी, कुछ पढ़ते लिखते थोड़े ना है। कंचन जी, संजीव जी, सीधे सीधे एक दूसरे से संवाद ना करें। राजा साहब, सब दावे कर रहे हैं। सपा कह रही है 300, बीजेपी भी कह रही 300, सारे मुद्दे भी आ गए। अब तो यूक्रेन भी आ गया, 2500 छात्र जो फंसे हैं वो भी आ गए। आपको क्या लगता है छठवें चरण तक किसके दावों में दम दिख रहा है? कि बस अब एक 7वां चरण ही बाकी रहा है और 6 चरण लगभग कंप्लीट होने के लाइन पर है जी। और ये देख लीजिए कि ये जो चरण है ये बहुत महत्वपूर्ण चरण रहा है और खासकर जो छोटी पार्टियां हैं उनके लिए, चाहे जाट पार्टी हो, चाहे अपना दल पार्टी हो, चाहे सुहेलदेव की राजभर पार्टी हो, इन सब पार्टियों का यहाँ कहीं छोटे छोटे पॉकेट पे अपना जो है वजूद है। इस वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन जो 300 कह रहे हैं, इनको लगता है ये दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों अपने तरफ से 100% आश्वस्त हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं। वो या दोनों ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं दिख रहे हैं आपको? अब ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन अब ये पता नहीं किस नियत से 300 कह देते हैं। मैं यही समझ नहीं पाता हूँ कि विधानसभा में बैठने की जगह 403 है और मैं तो विधानसभा के अंदर बैठ के कवरेज करता हूँ, कितनी परेशानी से छोटी छोटी सीटों पे बैठते हैं एमएलए और बैठ के जो है सदन की कार्रवाई करते हैं। तो कहाँ बैठेंगे, जाके विधान परिषद में बैठेंगे 600 लोग क्या, या कुछ नया जो है विधानसभा बनेगी? लेकिन 300 सीट कहने का इन लोगों का तात्पर्य है कि इनका जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ताओं कहीं मनोबल न टूटे, वो कार्यकर्ता उत्साह से काम करता रहे। पहले चरण की पोलिंग के बाद ही लोगों ने कहा कि मेरी सरकार बन रही है। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि पहले चरण के चुनाव में 58 सीट थी, 58 सीट में सरकार बना रहे थे। मेरी सरकार बन रही है पूरा यहाँ से लेके पूर्वांचल तक। कोई ऐसा नहीं कि नहीं करा, चाहे सपा हो चाहे जो है बीजेपी हो। लेकिन ये जो गढ़ है, इसमें आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ जी की अग्नि परीक्षा है जी, और वो कई तरीके से अग्नि परीक्षा है। एक तो उन्होंने जो खाद्यान्न योजना दिया, डबल कर दिया 1 जनवरी से, तो जाहिर सी बात है कि जो नमक खाता है वो न कहीं नमक अदा करता है। तो एक तो वो बात हो गई। दूसरे अखिलेश जी ने कहा कि साहब हम जो है वो पेंशन जो है देंगे कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों को 2005 से जो बंद है वो शुरू करेंगे। तो वो भी उनका मुद्दा जो है, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। जब 300 यूनिट की बिजली कही तो उसके तरफ देख रहे हैं। फिर जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि साहब 60 साल की जो महिलाएं हैं वो रोडवेज की बस में फ्री चलेगी, तो जितनी 60 साल की महिलाएं बहुत खुश हो गई कि चलो भैया अच्छा है, तो बस में हम लोग फ्री जो है वो करेंगे यात्रा। और जो लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं उनको स्कूटी देंगे। तो योजनाएं बहुत अच्छी योजना है। क्या ये तो लालच हो गए ना राजा साहब? जो ज्यादा बड़ा लालच दे रहा है उस तरफ देख रहा है मतदाता। लालच के बारे में आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में एक जो है याचिका पड़ी हुई है कि साहब जो पार्टियां अपनी जो है वो मैनिफेस्टो जारी करती हैं और मैनिफेस्टो जारी करने के बाद मैनिफेस्टो को कंप्लीट नहीं करती हैं, तो चाहिए कि उनकी पार्टियों का जो है वो चुनाव जो है रद्द होना चाहिए। उनका जो है चुनाव क्या मतलब, उनकी जो पार्टी की मान्यता है निर्वाचन आयोग से वो रद्द होना चाहिए। ये सही है कि भाई जो आप मैनिफेस्टो में दीजिए उस मैनिफेस्टो को 100% पूरा कीजिए।
आम जनता पढ़ी लिखी है, आम जनता समझदार है। लेकिन आप रजा कहते- साहब, जिस तरह से वादे कर देते हैं मुफ्तखोरी के, उतने वादे से आप एक तो टैक्स लगा रहा हो, लोगों पर ही बोझ डाल रहा हो ना, और आप वादे भी पूरे नहीं कर पाते हो, तो वादे वो करो ना, इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। ब्रजेश जी, आपको एक बड़ी बात कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए आज मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। जो मुफ्तखोरी की बात आपने कही है, इससे जानते हैं क्या होता है? बैंक का लोन आपने माफ कर दिया तो जो मुझे बैठा रखा है ब्रजेश जी, क्या बात है? वो लोन लेने के बाद लोन जल्दी अदा नहीं करते हैं। जानते हैं कोई सरकार आएगी, हमारा कर्जा माफ हो इनको बुलवा दीजिए, बहुत जल्दी में 10 तारीख का वेट कर रहे हैं। वो आप समझिए वहाँ जाता है बैंक मैनेजर की, साहब कर्जा लिए हो, कर्जा अदा करो, तुमने ट्रैक्टर लिया है, तुमने ट्रैक्टर का पैसा दिया नहीं। तो एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे, फिर मैं संजीव जी के पास जाऊंगा। चुनौती तो सबसे ज्यादा भाजपा के सामने है ना, उनके पास 57 में से 46 सीटें थी, तो कितनी वो अपना पुराना जो पिछली बार जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया था वो दोहरा पाएंगे, बरकरार रख पाएंगे? देखिए, इस फेस में भारतीय जनता पार्टी की सीट सबसे ज्यादा आएगी जी, कम नहीं है। आप समझिए सेकंड पर जो है वो समाजवादी पार्टी जो है 2 ही सीट पाई थी इसमें। ठीक है। रजा साहब कह रहे हैं सेकंड पर ही रहेंगे संजीव जी। अब ये वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इनकी बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है साहब, हर हालत में। आप ही बता दीजिए ब्रजेश जी, यहाँ तो अभिमान सेकंड में नंबर कौन पे है? दे रहे हैं वो अभिमान का आपको। लेवल किसका चढ़ा हुआ है? संजीव जी, मतलब ये किसी की बात नहीं मानेंगे, ये किसी की बात नहीं मानते आप हैं। कह ये रहे हैं बस केवल वरिष्ठ अपनी पत्रकार हैं, अभिमान की अनुभवी बात हैं, मानते उसके हैं। बाद भी वो कुछ तो नीचे की रिपोर्टिंग के आधार पर भी बोल रहे हैं ना, जो अनुमान है। पार्टियां तो सब अपने दावे कर रही हैं। जो काम किया है जान चुकी है अखिलेश यादव ने क्या काम करे हैं, और ये अपने अहंकार से चढ़ के ही बोलेंगे ब्रजेश जी, इनके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन संजीव ब्रह्मा जी, भी उतर आएंगे ना, तब भी ये कहेंगे कि नहीं हम ब्रह्मा की नहीं मानेंगे। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गणित से अपना काम किया है। जो उसके जो काम करने के लोग हैं, बहुत से लोग जान ही नहीं पाते कि उनके काम करने वाले लोग कहाँ हैं। और पार्टियों के पास जमीनी हकीकत तक जो है वो आप समझिए वोटर को लाने की उस तरीके से काम नहीं हुआ है। वैसा कैडर खड़ा नहीं कर पाए ना। भाजपा के पास कैडर बेस पार्टी है, बाकी के जो दल हैं वो नेता बेस हैं। कांग्रेस के पास कोई कैडर नहीं है। पहले कांग्रेस के पास सेवा दल होता था, सेवा दल कांग्रेस के पास है ही नहीं, तो उसका कैडर गांव-गांव तक था। भारतीय जनता पार्टी का अपना गांव-गांव तक कैडर है, उसके सब अपने काम करने वाले लोग हैं। और एक अदृश्य संस्था है जिसको लोग देख ही नहीं पाते हैं, आरएसएस, वो चना चमेला बांध के काम करते हैं। भाई जी, आपका कैडर तो वैसे ही खत्म हो गया है। जिन जिन के साथ आपने गठबंधन किया वो सत्ता में आते गए और आप पीछे से साफ होते गए। चाहे पश्चिम बंगाल चले जाओ, चाहे उत्तर प्रदेश चले जाओ, चाहे अन्य राज्यों में चले जाओ आप, मैं कैडर कहाँ है आपका? दरअसल जो जिस पार्टी में जिसने रुचि रखता है उसको उसी की पार्टी के लोग नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी के 100 से ज्यादा कैडर हैं, 100 से ज्यादा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनएसयूआई है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, महिला कांग्रेस है। और हमारा कांग्रेस पूरे प्रदेश में हमने अभी मेंबरशिप बनाई है, उसके बाद बूथ लेवल कितनी मेंबरशिप बनाई है? हर बूथ पे कार्यकर्ता है आप, कितनी मेंबरशिप बनाई? संगठन नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है। अगर कांग्रेस का आप संगठन तो नहीं होता तो कांग्रेस के प्रवक्ता है ना, आप ही बता दीजिए कितने मेंबर बनाए आपने और हर बूथ पे आपके कितने कार्यकर्ता हैं। चलिए यही बता दीजिए। मैं तो बता रहा हूँ, हर बूथ पे हमारे पास बूथ लेवल की कमेटी है, गठित है, जिससे हमने 5 साल में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हमारा संगठन खड़ा हुआ है। तभी तो आपने रैली गोरखपुर की रैली में देखा होगा, वाराणसी की रैली में देखा होगा, चित्रकूट की रैली में लाखों की तादाद में लोग आए हैं। और हर जगह जमीन पे कांग्रेस लड़ती है और जमीनी मुद्दे को लेकर लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी जो नफरत का एजेंडा, लेकिन आज तो प्रियंका जी चाय बनाती रही, सुन रहा था, बनारस की गलियों में घूम रही थी, चाय बना रही थी। आज तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं महोदय, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि भाजपा बताए कि उसने पूर्वांचल में एक इंडस्ट्री लगाने का काम किया है, एक मेडिकल कॉलेज ऐसा हो जिसका इन्होंने उद्घाटन किया। कांग्रेस ने तो इतने साल राज किया है, कांग्रेस ने क्या कर दिया? आप तो सत्ता में सबसे पहले थे भाई जी, की छवि बदल दी है सर, क्या बात कर रहे हैं? कोई तो वजह रही होगी कि सत्ता से बाहर कर दिया आपने, आपको यूपी से ही बाहर कर दिया जनता ने। काम किया था, आपके लुभावी वादे में जनता में फंस गई थी। हमने तो आप जो लुभावी वादे हैं वही आप दे रहे हैं कि भर्ती क्रांति लाएंगे, तमाम तरह के लुभावी वादे तो आप भी कर रहे हैं ना। किया है जाएगी।
तो आप क्यों लुभावी वादे कर रहे ये हैं? लोग बेचने का काम कर रहे हैं। हमने बीएसएनएल बनाया, इन लोगों ने बेच दिया। हमने एचएल बनाया, बीएचएल बनाया, सबको बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार की बेचो नीति से जनता जान चुकी है। जनता को बहुत दिन तक गफलत में नहीं रखा जा बहरहाल सकता है। और उत्तर वाहिद जी, मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि अब समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि किसके दावों में दम है और किसके दावे खोखले हैं, क्योंकि जनता तो अपना फैसला लगभग तय कर चुकी है। 6वें चरण के मतदान हो चुका है, आखिरी और अंतिम चरण 7 मार्च को होगा। इसके बाद 10 मार्च को परिणाम आएंगे। तो जनता ने जो मन बनाया होगा, जो वोटिंग रह गई है, उसके बाद लगभग तय कर लिया 6 चरणों में बहुमत किसको देना है। लेकिन ये पता चलेगा 10 मार्च को, तब नेताओं के दावे वादों की कलई खुल जाएगी। सत्ता के महासंग्राम में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।